इस कंपटीशन के दौर में कौन जीतता है और कौन हारता है और कौन अपना टारगेट अचीव करता है, इसका फैसला हम खुद करने वाले हैं। क्योंकि जो लोग इस टारगेट में, जो लोग इस दौड़ धूप में सख्त मेहनत कर रहे हैं और अपने टारगेट की फिक्र अपने जहन में रखते हुए हमेशा अपनी किताबों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और अपने किताबों के साथ लगे रहते हैं, वही लोग आगे जाएंगे और वही सबकत ले जाएंगे और वही आखिर पर सुरखरू हो जाएंगे। उनका अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में एक अलग और मुनफरिद आला मुकाम होगा उन लोगों का। इसकी फिक्र हमें खुद करनी है। आपका हम एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करेंगे आपकी अपने चैनल जेकेज उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराह करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। दोस्तों, हम आपकी दरसी निसाब का सबक नंबर 4 आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 सबक कंप्लीट किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं, उनके वीडियोस नहीं देखे हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से एक एक वीडियो देख सकते हैं और मुस्तफीद हो सकते हैं। और साथ ही आपको जो वीडियोस हैं दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक नंबर 4। और आपके सबक नंबर 4 का क्या नाम है? वो है आसमान, फूल और लहू। आसमान, फूल और लहू दरअसल नूर शाह की एक किताब का नाम भी है, एक बेहतरीन अफसाना है नूर शाह का। और इस आसमान, फूल और लहू में कौन कौन से किरदार काम करते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यही जानते हैं। तो चलिए, आसमान, फूल और लहू में जो मरकजी किरदार होता है वो होता है आंटी का किरदार। आंटी का किरदार कौन सा किरदार होता है? आंटी कौन होती है? आंटी दरअसल एक नेक खातून होती हैं और इस कहानी को बयान करने वाला किरदार भी होता है। यानी हम इस कहानी को आंटी के ज़ुबानी सुन रहे हैं, आंटी इस कहानी को पेश कर रही है और हम आंटी के ज़ुबान से ये दास्तान सुन रहे हैं, ये अफसाना सुन रहे हैं। तो दूसरा किरदार कौन होता है? दूसरा किरदार इस कहानी में जो होता है ये 6-7 साल का एक मासूम लड़का होता है। इस मासूम लड़के और इस आंटी के दरमियान बातें हो रही हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। यानी दूसरा किरदार इस कहानी का कौन है? वो है 6-7 साल का मासूम लड़का। और इस कहानी का तीसरा किरदार कौन है? तीसरा किरदार इस कहानी का एक दुकानदार होता है। इस दुकानदार से इस लड़के की वाबस्तगी होती है। एक लड़का इस दुकानदार से वाबस्ता होता है, वास्ता पड़ता है। लड़का उससे कुछ खरीदना चाहता है, दुकानदार नहीं देता है। आगे पढ़ेंगे। और चौथा किरदार इस कहानी का कौन होता है? चौथा किरदार लड़के की दीदी होती हैं, यानी उससे मुतालिक बात होती है। ये इस कहानी में मौजूद नहीं होती है, लेकिन ये एक किरदार इसमें मौजूद हैं। और इस लड़की से मुतालिक ये कहा जाता है कि ये लड़की आसमानों में चली गई थी। ये लड़का अपनी ज़ुबान से पेश कर रहा है। इसके बाद जो पांचवा किरदार है, पांचवा किरदार इस लड़के, जो मासूम सा लड़का है, इसकी माँ होती हैं। उस लड़की का नाम, उस लड़के की माँ का नाम हलीमा बीबी होता है। हलीमा बीबी दरअसल इस 6-7 साल के मासूम का, जो 6-7 साल का जो मासूम लड़का है, इसकी माँ का नाम होता है। और इस लड़के की और एक बहन होती है जिसका नाम खालिदा होता है, ये भी लड़के की बहन होती है। ये इसमें कुछ बुनियादी किरदार होते हैं जो किरदार इस कहानी में काम करते हैं, जिन किरदार का नाम इस कहानी में आता है, ये आपने अच्छी तरह से जान लिया। तो चलिए, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। सवाल क्या पैदा होता है? सवाल पैदा होता है, इस कहानी का नाम आसमान, फूल और लहू क्यों पड़ा? अगरचे नूर शाह को एक अफसाना लिखना था, लेकिन इस कहानी का नाम उन्होंने आसमान, फूल और लहू क्यों रखा? तो यही जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला वजह जो पहली बात है, क्योंकि इस कहानी में आसमान, फूल और लहू का जिक्र आता है, इसीलिए इस कहानी का नाम आसमान, फूल और लहू रखा गया। ये एक वजह है। और इसकी दूसरी वजह क्या है? इसकी दूसरी वजह ये बताई गई है कि इस कहानी में आसमान से क्या मुराद है? आसमान से मुराद है कानूनी कुदरत, यानी कुदरत को जो मंजूर होता है वही होता है। इंसान लाख बनाने की कोशिश करे, कुदरत अगर बिगाड़ना चाहेगी तो बिगड़ जाता है। और अगर इंसान लाख बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, कुदरत जिसे बनाना चाहती है वह बन जाती है।
तो आसमान से मुराद कानूनी कुदरत है। इसके बाद दूसरा जो इसमें लफ्ज़ है वो है फूल। फूल क्या? फूल बच्चे के मासूम जज्बात की अक्कासी करता है, यानी बच्चे के लिए बच्चे, फूल से मुराद उस बच्चे की मासूमियत को की तरफ इशारा किया जाता है कि जिस तरह फूल मासूम होता है इसी तरह वो बच्चा भी मासूम होता है, जिस बच्चे का इसमें जिक्र आया हुआ है। और उस बच्चे के जो जज्बात होते हैं उन जज्बात की तस्वीर कशी की जाती है, अक्कासी की जाती है, इसलिए यहाँ उसके लिए फूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। और आखिर पे इसमें लहू का नाम क्यों आया है? लहू से मुराद कश्मीर के नामसाइद हालात है, यानी कश्मीर में हालात हमेशा नामसाइद ही रहते हैं। और एक तो नामसाइद हालात रहते हैं हमारे कश्मीर में, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो इसमें नूर शाह समझाना चाहते हैं, दूसरी बात इसमें यह है कि इस नामसाइद हालात की वजह से खौफ और दहशत यहाँ के लोगों में है, और यहाँ पर यहाँ के हालात से, यहाँ के वाक़ात से, यहाँ के नामसाइद हालात से बहुत सारे लोग इससे लहू लहा मजरूह और लहू लहा हैं। तो इस तरह से हम ये समझ गए कि आसमान, फूल और लहू का जिक्र इस कहानी में मौजूद है, और आसमान से मुराद कानूनी कुदरत, फूल से मुराद मासूम बच्चे की जज्बात, और लहू से मुराद कश्मीर के नामसाइद हालात पर जो खून बह रहा है, ये इससे मुराद लहू से मुराद है। तो अब चलते हैं कहानी पर। हम कहानी में थोड़ा सा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आंटी बयान कर रही हैं, आंटी इस कहानी को बयान करने वाला किरदार है, क्योंकि आंटी क्या बता रही हैं? वो एक आम सी सुबह थी कि मैं, मुराद आंटी, अपने मामूल के मुताबिक बाजार में घरेलू चीज़ें खरीदने में मसरूफ थी। अचानक मेरे कदम खुद ब खुद एक खिलौने की दुकान के सामने रुक गए। इसलिए नहीं कि इस दुकान में मुख्तलिफ अंदाज की खूबसूरत और सुंदर सुंदर सी गुड़ियों की एक दुनिया आबाद थी। आंटी इस कहानी को बयान करने वाला किरदार है। आंटी क्या कहती हैं? आंटी कहती हैं कि एक आम सी सुबह थी, हर दिन की तरह, मामूल की तरह मैं रोज़ाना जाती थी मार्केट, बाजार जा रही थी मैं अपने घरेलू चीज़ें खरीदने के लिए। लेकिन चलते चलते अचानक मेरे पैर जो थे एक दुकान के सामने खुद ब खुद मेरे कदम रुक जाते हैं। और वो कौन सी दुकान थी? वो एक खिलौनों की दुकान होती है। और जब आंटी के कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं, इसलिए नहीं रुक जाते हैं कि ये एक खूबसूरत दुकान थी और इस खूबसूरत दुकान पे सुंदर सुंदर खूबसूरत सी गुड़ियों की दुनिया आबाद थी, इसलिए आंटी के कदम खुद ब खुद रुक गए, बल्कि 6-7 साल का एक मासूम लड़का दुकानदार से एक गुड़िया खरीदने पर असरार करता है। उसकी बातों से उसके अंदरूनी जज्बात की तड़प साफ साफ नजर आ रही थी। उसके एक हाथ में गुड़िया थी और दूसरे हाथ में चंद सिक्के। यानी आंटी के कदम जब खुद ब खुद उस दुकान के सामने रुक जाते हैं, खिलौनों के दुकान के सामने, आंटी क्या देखती हैं? वहाँ एक 6-7 साल का मासूम लड़का दुकानदार से बहस करता है और दुकानदार को इस बात की ताकीद करता है कि दुकानदार उसे वो गुड़ियाँ दे जो उस लड़के ने अपने हाथ में रखी हुई थी। लेकिन दुकानदार से मांगते मांगते जब वो लड़का इस दुकानदार से ये गुड़ियाँ मांग रहा था, तो उसके जज्बात साफ साफ नजर आ रहे थे कि उसकी तड़प, उसके जज्बात वो खुद उसके चेहरे पर जाहिर होते थे। लिहाजा उसके एक हाथ में गुड़ियाँ थी और दूसरे हाथ में चंद सिक्के थे, जो सिक्के वो दुकानदार को पेश कर रहा था। तो क्या बोल रहा था दुकानदार? क्या बोल रहा है? देखो तुम्हारे हाथ में पड़ी ये रेजगारी से मुराद सिक्के मैं गिन चुका हूं। इस छोटी सी रकम से ये खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दुकानदार इस 6-7 साल का जो लड़का था, इस मासूम लड़के से ये बात कह रहा है कि आपने जिस गुड़िया को हाथ में उठाया है, मैंने आपके हाथ में जो सिक्के हैं वो गिन चुका हूं मैं। इन सिक्कों में ये गुड़ियाँ नहीं आ सकती हैं और इस गुड़िया के बारे में आप ऐसी कीमत पर सोच भी नहीं सकते हैं कि आप इसको खरीद सकते हो, क्योंकि इसकी कीमत इससे बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इस गुड़िया को नहीं खरीद सकते हो। ये कौन कहता है? ये दुकानदार उस लड़के से कहता है कि आपके पास पैसा कम है, लिहाजा आप इस गुड़िया को नहीं खरीद सकते हो। ये बात कौन देख रही है? आंटी देख रही है। तो आंटी क्या कहती है? फिर इस मासूम लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा,
आंटी क्या मैं इन पैसों से ये घड़ियां नहीं खरीद सकता? तो जब दुकानदार साफ मुकर गया, दुकानदार ने साफ साफ इनकार किया कि इन पैसों से गुड़ियां नहीं आ सकती हैं। जो रेजगारी, जो सिक्के आपके हाथ में हैं, वो उस गुड़िया की कीमत से बहुत कम है, तो इस कीमत में ये गुड़ियां नहीं आ सकती हैं। तो बच्चा मायूस होकर आंटी की तरफ देखता है। आंटी कहता है कि उसने आंटी की तरफ देखा उस बच्चे ने और क्या कहा? कहा, आंटी क्या मैं इन पैसों से ये गुड़ियां नहीं खरीद सकता? तो आंटी क्या जवाब देती हैं? आंटी मैंने बगैर कुछ कहे इसके हाथों से रेजगारी लेकर गिनना शुरू कर दी। ये वाकई बहुत कम पैसे थे और इस एतबार से दुकानदार ठीक ही कह रहा था। तो आंटी कहती हैं, जब बच्चे ने ये बातें मुझे बताई, क्या मैं इस गुड़िया को नहीं खरीद सकता? तो आंटी कहती हैं कि मैं उसके पास गई, उसके हाथ में जो सिक्के थे, मैंने उन सिक्कों को, उन रेजगारी को गिनना शुरू कर दिया, लेकिन वाकई ये पैसे बहुत कम थे गुड़िया की कीमत से। इसलिए मैंने सोचा कि दुकानदार भी सही बोल रहा है, दुकानदार गलत नहीं कहता है। तो लड़का क्या कहता है? आंटी मेरे लिए इस गुड़िया का खरीदना बहुत ज़रूरी है। क्यों, ऐसी क्या बात है? मैंने पूछा। लड़का, ये गुड़िया मेरी दीदी को बहुत पसंद आएगी, वो इसे पाकर बहुत खुश होगी, बहुत खुश। तो जब आंटी ने देखा कि इसके हाथ में पैसे कम थे, तो लड़का आंटी की तरफ देखता है और आंटी से कहता है, आंटी ये गुड़िया खरीदना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आंटी इसे जवाब देती है, क्यों ज़रूरी है आपके लिए ये गुड़िया खरीदना? तो लड़का वापस कहता है कि ये गुड़िया मेरी दीदी को बहुत पसंद आएगी, यानी लड़के की दीदी को ये गुड़िया बहुत पसंद आएगी और बहुत खुश होगी वो इस गुड़िया को पाकर, जो लड़के के हाथ में, लड़के के मुताबिक यानी उसकी बहन को वो गुड़िया बहुत पसंद आएगी। आंटी तुम्हारी बहन भी है? लड़का, हाँ, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहती। अब आंटी इस लड़के से पूछती हैं, क्या तुम्हारी बहन भी है जिसके लिए आप ये गुड़िया खरीदना चाहते हो? तो लड़का जवाब देता है, हाँ मेरी बहन है, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहती है। आंटी कहाँ रहती है वो? तो लड़का जवाब देता है, अब्बू के मुताबिक अब्बू कहते हैं कि वो आसमानों में चली गई है, अल्लाह मियाँ के पास। और अब्बू ये भी कहते हैं कि अम्मा भी बहुत जल्द जाने वाली है। कहाँ? मैंने पूछा। जब लड़का कहता है कि मेरी बहन बहुत खुश होगी इस गुड़िया को पाकर, तो आंटी ने कहा, क्या आपकी बहन है? लड़का कहता है, हाँ, लेकिन अब मेरी बहन हमारे साथ नहीं रहती हैं। उनके अब्बू कहते हैं, यानी लड़के के अब्बू कहते हैं कि उनकी बहन आसमानों में चली गई है और अल्लाह मियाँ के पास गई है और अब उसकी अम्मा जाने वाली हैं। तो आंटी कहती है, कहाँ जाने वाली हैं अम्मा, आपकी कहाँ जाने वाली हैं? तो लड़का जवाब देता है, आसमानों में अपने अल्लाह के पास। तो लड़का कहता है कि अब मेरी अम्मा भी जाने वाले हैं, जिस तरह मेरी दीदी अल्लाह मियाँ के पास जा चुकी हैं, इस तरह मेरी अम्मा यानी मेरी माँ भी जाने वाली हैं अल्लाह मियाँ के पास। किससे बात कर रहा है लड़का? लड़का आंटी से बात कर रहा है कि अब लड़के की माँ भी जाने वाली हैं अल्लाह मियाँ के पास, उसकी दीदी तो ऑलरेडी जा चुकी हैं। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे तेज तलख और चिलचिलाती धूप इसके नस नस में उतर चुकी हो। आंटी कहती हैं कि उसका ये कहना था कि उसके लफ्ज़ मेरा जिगर काट गए और जिगर पार कर गए और मेरे नस नस में उसके अल्फाज, उसके जज्बात, उसकी तड़प उतरी और मैं बहुत मुतासिर हुई उन बातों से जो वो मासूम 6-7 साल का लड़का बयान कर रहा है। तो हाँ कहो लड़का, मैं अपनी माँ के हाथों, यहाँ लिखा है, आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है आसमानों में अपने अल्लाह के पास, और मैं के बाद आगे लिखा है हाँ कहो। आंटी इस लड़के से कहती है, हाँ आप कहो। तो लड़का क्या कहता है, मैं अपनी माँ के हाथों ये गुड़िया अपनी दीदी को भिजवाना चाहता हूँ आसमानों में। लेकिन क्या? अब लड़का कहता है, इस
आंटी से कि मैं ये जो गुड़िया मुझे पसंद हैं, जो ये गुड़िया मेरी दीदी को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वो मुझसे दूर है, मेरी दीदी आसमानों में चली गई थी, अब मेरी अम्मा भी जाने वाली हैं, अब मैं ये गुड़िया अपनी दीदी को भिजवाना चाहता हूँ अपने अम्मा के हाथों। लेकिन अब आंटी कहती हैं, लेकिन क्या कहते हो? लेकिन ये बात क्या है? लेकिन हम इससे आगे कल देखेंगे लेकिन लड़का क्या बोलता है। लेकिन उसके पास दरअसल पैसे कम थे, यही बताता होगा। अब हम इस लेकिन से आगे कल पढ़ेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एक एक लफ्ज़ आपकी किताब का इस पर लिखा हुआ है, और इंशाल्लाह हम कल इसका दूसरा पार्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।